हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, एक बार फिर वही बासी पुरानी कहानी। एक कंपनी हजारों करोड़ों का बैंकों से लोन लेती है, उसके बाद वो लॉस में आ जाती है, कर्जा चुकाने से मना कर देती है, कंपनी बैंक्रप्सी कोर्ट में चली जाती है। फिर एक दूसरी कंपनी मसीहा बनकर आती है जो इस कंपनी को खरीदने के लिए बिड करती है और इस कंपनी को कौड़ियों के भाव खरीद लेती है। इस तरीके की बहुत सी कहानी रिसेंट टाइम्स में आपने सुनी होगी और उसी में से एक कहानी आलोक इंडस्ट्रीज की है। तो आलोक इंडस्ट्रीज ने 30,000 करोड़ का बैंकों से लोन लिया, जिसे उन्होंने चुकाने में असमर्थता जाहिर कर दी। ये कर्जा उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया था। इसके बाद जब वो कर्जा चुकाने में असमर्थ रहे तो इस कंपनी को फिर बैंक्रप्सी कोर्ट में जाना पड़ा और फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी पिक्चर में आए। उन्होंने इस कंपनी को खरीदने के लिए 5,050 करोड़ में बिड किया। इसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपनी जेब से सिर्फ 250 करोड़ देने पड़े और बाकी का पैसा उन्होंने बैंकों से लोन लिया। किन बैंकों से लोन लिया? एसबीआई, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। हालांकि इस ट्रांजैक्शन में एक और कंपनी इन्वॉल्व थी, जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास आलोक इंडस्ट्रीज के 37.70% स्टेक है। हालांकि इस डील में एक ऑप्शन यह है कि मुकेश अंबानी या रिलायंस इंडस्ट्रीज जब भी चाहें इस कंपनी में अपना स्टेक वो बढ़ा सकते हैं। तो ये मुकेश अंबानी की डील करने की स्टाइल होती है कि पहले वो एक कम क्वांटिटी में स्टेक लेते हैं और उसके साथ ये ऑप्शन रखते हैं कि वो फ्यूचर में चाहे तो इसका स्टेक बढ़ा के कंपनी को पूरी तरीके से ओन कर लेते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे कि अगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कंपनी को पूरी तरीके से ओन कर ले। यहां पर एक चीज जरा गौर करिए कि इस डील के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सिर्फ 250 करोड़ रुपीस अपने जेब से दिए, बाकी का पैसा उन्होंने बैंकों से ही लोन लिया। इतना पैसा तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। एक चीज और गौर करिए कि देखिए, आप बैंकों से अगर आप एक लोन लेते हैं और एक ईएमआई को डिफॉल्ट कर देते हैं तो बैंक किस तरीके से आपके नाक में दम कर देते हैं, गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। और वहीं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हजारों करोड़ का लोन लेते हैं और उसे नहीं चुकाते हैं तो बैंक वाले उन्हें कहते हैं, ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं है, नहीं चुका पा रहे हैं, आपकी कोई मजबूरी होगी, चलिए कोई बात नहीं, भूल चूक लेनी देनी। तो एक तरीके से लूट मची हुई है और हर कोई बहती गंगा में अपने हाथ धो रहा है। तो आखिर मुकेश अंबानी या रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आलोक इंडस्ट्रीज को क्यों एक्वायर किया, उनका क्या इसमें इंटरेस्ट है? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आलोक इंडस्ट्रीज एक बहुत पुरानी कंपनी है और इसका इनकॉर्पोरेशन 1986 में हुआ था। ये एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, यानी कि कपड़ों और इससे रिलेटेड चीजों के प्रोडक्शन में ये काम करती है। जैसा कि आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भी टेक्सटाइल में एक बहुत बड़ी प्लेयर है और इनके कई जाने माने ब्रांड्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक तरीके की नेचुरल केमिस्ट्री है दोनों कंपनीज में। लेकिन इस वक्त जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का आलोक इंडस्ट्रीज में मेजर इंटरेस्ट है वो सिर्फ एक चीज के लिए है और वो है पीपीई किट। तो क्या पीपीई किट के बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि मुकेश अंबानी जैसे श्रूड बिजनेसमैन को भी इस फील्ड में उतरना पड़ा? आइए इसके पोटेंशियल को थोड़ा समझते हैं। एज पर अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल 2020 यानी इस साल पीपीई किट का टोटल मार्केट पोटेंशियल 10,000 करोड़ का है। आने वाले 5 इयर्स में इसका पोटेंशियल 6 लाख करोड़ तक जा सकता है, ऐसा इस बॉडी का कहना है। अब देखिए, ये सूट्स जो होते हैं ये डिस्पोजेबल होते हैं, एक टाइम के लिए यूज होते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं वर्ल्ड वाइड बढ़ते जा रहे हैं और एक सेकंड वेव का खतरा है और ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके की और बीमारियां भी आने वाले टाइम में आ सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये भविष्य का कपड़ा बन जाए, यानी कि आने वाले टाइम में हम सबको इसी तरीके के सूट को पहनना पड़े। लेट्स होप कि ऐसा ना हो। अब जरा हम देखते हैं कि इंडिया में पीपीई किट प्रोडक्शन का क्या सीन है। दोस्तों, कोरोना आने से पहले वर्ल्ड के 50% पीपीई किट्स का प्रोडक्शन चाइना में होता था
और इंडिया में हम सिर्फ 2 से 3 लाख किट्स ही बनाते थे हर साल। लेकिन कोरोना आने के बाद इसकी डिमांड में एक जबरदस्त इजाफा हुआ और हर कंट्री को इस किट की जरूरत पड़ने लगी। पिछले 3 महीनों में इंडिया का पीपीई किट प्रोडक्शन जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। मई के महीने में इंडिया में हम 4 से 5 लाख सूट्स हर दिन हम बना रहे थे। इसके बाद इसके टारगेट्स को बढ़ा दिया गया और बाय जुलाई जो इंडिया का टारगेट है 2 मिलियन सूट्स पर डे, यानी कि 20 लाख सूट्स पर डे का प्रोडक्शन टारगेट। और एक्सपोर्ट्स का जो टारगेट है वो रखा गया है 5 मिलियन सूट्स पर मंथ, यानी कि 50 लाख किट्स पर मंथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में सिर्फ आलोक इंडस्ट्रीज ही काम कर रही हैं। इस वक्त 50% पीपीई किट्स का प्रोडक्शन गोकुलदास एक्सपोर्ट कर रही है, जो कि एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। और छोटी बड़ी करीब 600 कंपनीज हैं जिनको अप्रूव किया गया है पीपीई किट्स बनाने के लिए। लेकिन मेजरली अगर हम मेजर कंपनीज की बात करें जो पीपीई फील्ड में प्रोडक्शन कर रही हैं, तो उसमें गोकुलदास एक्सपोर्ट, जेसीटी फगवाड़ा और आलोक इंडस्ट्रीज ही आती हैं। इनके अलावा आदित्य बिरला भी इस फील्ड में काफी काम कर रहा है। रिलायंस के टेक ओवर के बाद आलोक इंडस्ट्रीज की पीपीई किट प्रोडक्शन की कैपेसिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इस वक्त आलोक इंडस्ट्रीज की जो कैपेसिटी है वो है 1 लाख किट्स पर डे की। तो यानी कि हर महीने 30 लाख किट्स वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन्होंने 10,000 टेलर्स को हायर किया हुआ है जो दिन रात इन किट्स को बना रहे हैं। और इसका जो कपड़ा होता है या जो प्लास्टिक होता है वो रिलायंस की जो पेट्रोकेमिकल कंपनी है वहां से आ रहा है। तो उन्हें यह मटेरियल कहीं और से नहीं खरीदना पड़ रहा है, उन्हीं ग्रुप कंपनीज के द्वारा वो मटेरियल को भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये रिलायंस को इसका एक एडवांटेज पड़ता है। और रिलायंस ये क्लेम करता है कि वो ये सूट चाइना के कंपैरिजन में 1/3 कॉस्ट में बेच रहा है। जब हम चाइना से इस किट को इंपोर्ट किया करते थे तो उसकी इंडिया को जो कॉस्ट पड़ती थी वो करीब 2000 रुपीज की पड़ती थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस किट को 650 रुपीज में बेच रहा है। अगर आप देखें तो उसका जो मटेरियल होता है वो प्लास्टिक जैसा ही होता है और वो करीब 10 रुपीज मीटर के रेट से बिकता है। और एक सूट को बनाने के लिए करीब 5 से 6 मीटर का कपड़ा चाहिए होता है। तो एक सूट को बनाने की जो कॉस्ट है 60 to 70 रुपीज के करीब बनती है। और अगर बाकी सब कॉस्ट को भी आप सब जोड़ लें तो 300 रुपए से ज्यादा की आपकी इसकी कॉस्ट नहीं बनती है। लेकिन वो बेच रहे हैं 650 रुपए में, यानी 650 रुपीज में। तो इसमें काफी अच्छा मार्जिन हमें दिखता है कि वो पर सूट वो मार्जिन बना सकते हैं। तो एज पर वन एस्टिमेट उन्हें पर किट 200 to 300 रुपीज तक का मार्जिन मिल सकता है। सो कंसिडरिंग दिस बिजनेस पोटेंशियल, क्या हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? इज दिस कंपनी वर्थ इन्वेस्टिंग? तो इसका आंसर है यस, दिस कंपनी इज वर्थ इन्वेस्टिंग। ये हवाई कंपनी नहीं है, इसमें एक सॉलिड बिजनेस पोटेंशियल है, हम इस बात को मानते हैं। पर इसमें एक स्पेकुलेशन का एलिमेंट है। अगर आप आलोक इंडस्ट्रीज में बेट कर रहे हैं तो आप पीपीई किट पे बेट कर रहे हैं, यानी कि आप ये मान रहे हैं कि ये जो पैंडेमिक है, ये जो बीमारी चल रही है, ये आने वाले टाइम में रहने वाली है और नहीं जाने वाली है। तो अगर कल को ये बीमारी सडनली खत्म हो जाती है तो इस बिजनेस का पोटेंशियल भी मान के चलिए कि खत्म हो जाता है या काफी कम हो जाता है। अगर आप मेरा व्यू पूछें तो जी हाँ, इस कंपनी में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन आखिर वो कौन सा प्राइस है जिस प्राइस पर इस स्टॉक्स को हमें खरीदना चाहिए? देखिए दोस्तों, इस बारे में बहुत क्लियर कट बात नहीं की जा सकती क्योंकि अभी हमें इस नई कंपनी के सेल्स और बिजनेस रिलेटेड डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हम कह नहीं सकते कि कितना इसका सेल हो रहा है या कितने इसके प्रॉफिट्स हो सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इसमें गेस जरूर कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये कंपनी अगर 1 लाख किट्स हर दिन बनाती है और एक किट में करीब इसको 200 रुपीज का मार्जिन या प्रॉफिट मिलता है, तो ये मान के चलिए कि 700 to 1000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट कर सकती है। अगर हम इस कंपनी के शेयर्स की बात करें तो जनवरी 2020 के एंड में इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई थी रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से। इसके बाद मिड फरवरी में इस कंपनी के शेयर दोबारा लिस्ट होते हैं। रीलिस्टिंग से पहले
इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो करीब ₹3.30 था। रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान इस शेयर का फेस वैल्यू ₹10 से कम करके ₹1 कर दिया गया। तो एक तरीके से इसकी वैल्यू को 90% डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनकी क्वांटिटी को छेड़ा नहीं गया, तो रीलिस्टिंग के बाद भी जितनी उनकी क्वांटिटी थी उतनी ही बनी रही, लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग 90% ऑफ इक्विटी वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर दिया गया रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान। जब ये शेयर रीलिस्ट हुआ तो ये ₹17 के आसपास रीलिस्ट हुआ और उसके बाद वो लोअर सर्किट लगाता हुआ वापस से ₹3.5 तक चला गया और फिर वहां से एक बार फिर शेयर ने रिबाउंड किया और अपर सर्किट्स लगातार लगाते लगाते करीब ₹60 के आसपास पहुंचा और फिर वहां से पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं वो एक लोअर सर्किट्स लगातार लगा रहा है और आज की डेट में वो शेयर करीब ₹41 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आइए अब इस गोल्डन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हमें इस शेयर को कितने प्राइस पर खरीदना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस तरीके के शेयर में हमेशा एक खतरा बना होता है, काफी इसमें ऑपरेटर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। अभी कुछ हमें सुनने को भी मिला, शायद सेबी इस शेयर प्राइस के मूवमेंट को स्टडी कर रही है। तो हमेशा इस टाइप के शेयर में एक रिस्क बना होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल कभी भी हमें नहीं लगाना चाहिए। ये तो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कंसिडरिंग द बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स एंड बिजनेस पोटेंशियल, अगर हम इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें, क्योंकि आफ्टर ऑल इसके साथ एक रिलायंस का नाम जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक ये थोड़ी बहुत हमें एक कॉन्फिडेंस इस कंपनी में देता है। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे एक शॉट में ना खरीदें, इसे 3 इंस्टॉलमेंट्स में खरीदें और इस बात के लिए तैयार रहें कि इसका भाव गिर के वापस से ₹3 तक जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जाएगा, लेकिन इसके चांसेस रहते हैं, क्योंकि अक्सर इस तरीके के स्टॉक्स में हम वाइल्ड मूवमेंट्स देखा करते हैं। तो अगर आपको इस स्टॉक में उतरना है तो आप ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि ये स्टॉक ₹3 तक जा सकता है। तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप इसे 3 इंस्टॉलमेंट में खरीदिए। पहला इंस्टॉलमेंट में आप 100 शेयर्स लीजिए ₹41 में, जो कि अभी के प्राइस के आसपास है। तो इस प्राइस पर आप पहली एंट्री बना सकते हैं। इसके बाद जो अगली एंट्री आपको लेनी है वो ₹23 पे लेनी है और आपको क्वांटिटी को डबल कर देना है। यानी कि अगर पहले लॉट में आपने 100 क्वांटिटी लिया था तो ₹23 में आपको 200 क्वांटिटी लेनी चाहिए। और जो तीसरा लॉट आपको लेना है वो करीब करीब ₹5 के आसपास आपको लेना चाहिए और इसकी क्वांटिटी आपको पिछली क्वांटिटी से डबल कर देनी है। यानी पिछली क्वांटिटी अगर आपने 200 लिया था तो ये क्वांटिटी आपकी 400 होनी चाहिए। सो टू रिपीट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 क्वांटिटी एट 41, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 200 क्वांटिटी एट 23 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट 400 क्वांटिटी एट ₹5। तो इस तरह आपके 700 क्वांटिटीज बन जाएंगे और आपका जो एवरेज प्राइस बनेगा वो 15.30 बनेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो प्राइस शायद नीचे ना आए और आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट का या थर्ड इंस्टॉलमेंट का प्राइस ना मिले, लेकिन एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, हमें वर्स्ट केस के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।